नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन का रुख करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के लुधियाना शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहां वे अपनी दूसरी गारंटी का ऐलान कर सकते हैं जो रोजगार भक्तों को लेकर होगी। बंगाल में होने वाले उपचुनाव में सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। भवानीपुर उपचुनाव के लिए सीएपीएफ की 20 से अधिक कंपनियां तैनात की जा रही है। इसमें सीआरपीएफ की 7 कंपनियां शामिल हैं। सीआईएसएफ और आईटीबीपी की 5 और एसएसबी से 3 से 4 कंपनियां तैनात की जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के प्राइवेट शराब दुकानों के लाइसेंस 30 सितंबर से आगे न बढ़ाने का फैसले के हस्तक्षेप में इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार के पास नई आबकारी नीति बनाने की पूरी शक्ति और अधिकार है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि बाबा रामदेव को बड़ी राहत देते हुए कहा गया है कि उन्होंने सरकार को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने किसी भी टीके के लिए अस्पताल जाने से नहीं रोका। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पिछले दिनों हुए शूटआउट को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी को 18 गोलियां लगी थी। इस दौरान दोनों हमलावरों पर पुलिसकर्मियों ने 23 गोलियां दागी। तो ठीक है, अब आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। वहीं आपको हम बता दें कि जो खबर है वो सबसे ज्यादा दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आज पंजाब के लुधियाना शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहां वे अपनी गारंटी का ऐलान कर सकते हैं जो रोजगार भक्तों को लेकर होगा। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। वे कल सुबह चंडीगढ़ आए और दोपहर बाद लुधियाना पहुंचे। शहर में आते ही उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठक की और उन्हें लुभाने के लिए 5 ऐलान भी कर डाले। अरविंद केजरीवाल देर रात तक पार्टी के प्रदेश नेताओं से मिलते रहे और उनसे पंजाब की मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। केजरीवाल ने सीनियर लीडरशिप से पार्टी के मौजूदा हालात और चुनावी रणनीति के बारे में भी विचार विमर्श किया। यह भी सुनने में आया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करने में हो रही देरी के कारण नुकसान की चर्चा भी हो रही है। कुछ नेताओं ने भगवंत नाम का नाम भी सुझाया है और कुछ एक ने विरोध भी किया है इसका। वहीं अरविंद केजरीवाल बुधवार को कुछ बड़े उद्योगपतियों से भी मिले। तो बंगाल में होने वाले उपचुनाव में सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। भवानीपुर उपचुनाव के लिए सीएपीएफ की 20 से अधिक कंपनियां तैयार की जा चुकी हैं। इनमें सीआरपीएफ की 7 कंपनियां शामिल हैं। सीआईएसएफ और आईटीबीपी की 5, एसएसबी की 3 से 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। यहाँ 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इधर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लोकल पुलिस पर ममता बनर्जी का कब्जा है। अगर केंद्रीय बलों के जवान नहीं होंगे तो लोग वोटिंग के लिए नहीं निकलेंगे। टीएमसी में कई अपराधियों को भवानीपुर में शरण दे जा रखी है और हम घर और होटलों की तलाशी कर रहे हैं। असामाजिक लोगों के खिलाफ पुलिस को सूचना दी जाएगी। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर तक भवानीपुर में धारा 174 लागू कर दी है। उपचुनाव में हिंसा की खबरों के बीच सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की थी। घोष भवानीपुर में पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने गए थे। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में प्राइवेट शराब की दुकानों के लाइसेंस 30 सितंबर से आगे न बढ़ाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास नई आबकारी नीति बनाने की पूरी शक्ति और अधिकार है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। दरअसल राज्य सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली कई नीतियां कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने राजधानी में L7 लाइसेंसों को आगे न बढ़ाने की सरकार के फैसले को चुनौती देने की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ध्यान में रखा जाना चाहिए कि परिवर्तन अपरिहार्य है। आबकारी नीति इस नियम का उपवाद नहीं है। नीतिगत मामलों में हमेशा नए प्रयोगों की अनुमति दी जाती है। प्रथम दृष्टया हम नई नीति के परिणाम और प्रभाव का पूर्व आकलन नहीं करना चाहते। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने एक बात सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि सरकार के कोरोना टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने किसी भी टीके के लिए अस्पताल जाने से नहीं रोका। हाईकोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए अपनी कोरोनिल का प्रचार किया हो। बता दें कि हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ एलोपैथी को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बयान के मामले में सुनवाई कर रहा है और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर तय की है। जस्टिस
सी हरिशंकर ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट वर्तमान में इस मुद्दे पर नहीं जा रही कि प्रचार संबंधी नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील अखिल सिब्बल ने कहा कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। वहीं कोर्ट का इस पर कहना है कि उनका दिया गया बयान आपत्तिजनक है या नहीं, इस पर विचार किया जाना है, लेकिन उन्होंने लोगों को कोरोनिल दवा लेने को कहा है। तो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पिछले दिनों हुए शूट आउट को लेकर हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जबकि पोस्टमार्टम से पता चला है कि गैंगस्टर जितेंद्र मान और गोगी को 18 गोलियां लगी थी। इस दौरान दोनों हमलावरों ने पुलिसकर्मियों पर भी 23 गोलियां दागी थी। इस बीच बुधवार शाम क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मंटोली जेल गई है, जहां उन्होंने घटना के कथित माइंड मास्टर सुनील मान और टिल्लू ताजपुरिया से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। बता दें कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से पता चला है कि टिल्लू ने अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया है और दावा किया है कि जब वह अपने सहयोगियों के संपर्क में था तो उसे किसी हत्या की साजिश के बारे में पता ही नहीं था। आने वाले दिनों में हम आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस हिरासत में लेने के लिए कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर करेंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटें। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है, और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती है। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो, नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। ब्रेक के बाद आपका बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें, दिल्ली सरकार की संतुति पर एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब वह 31 मार्च 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी देने के बाद उनके कार्यकाल प्रस्ताव संबंधी आदेश को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से जारी कर दिया गया है। बताते चले, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के निर्देश पर मंगू सिंह के कार्यकाल को सेवा विस्तार देने के लिए परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। वहीं 28 सितंबर को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि मंगू सिंह को 31 मार्च 2022 तक विस्तार दे दिया जाए। सिंह का प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा था। दक्षिण दिल्ली में जिस रेस्टोरेंट ने गत सप्ताह साड़ी पहनी एक महिला को कथित तौर पर प्रवेश नहीं दिया था, उसे अब बंद कर दिया गया है। खास बात यह है कि वैध लाइसेंस नहीं होने के चलते नगर निकाय द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC के महापौर मुकेश सूर्यन ने इसकी पुष्टि की है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया है। सूर्यन ने कहा कि अकेला रेस्टोरेंट बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था, उसे हमने बंद करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसके बाद अब वह बंद हो गया है। रेस्टोरेंट निकाय से मंजूरी बिना चल रहा था, इसलिए DMC की अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने के प्रावधान समेत अन्य कार्रवाई की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। राजधानी दिल्ली के झड़ौदा कला के नाले के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसे बदमाशों की पहले से जानकारी थी, लेकिन जैसे ही बदमाशों ने पुलिस को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और फिर सभी 4 बदमाशों को दबोच लिया गया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों का लिंक नजफगढ़ में 4 दिन पहले कार सवार की हत्या से हो सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस में सभी बदमाशों से पूछताछ चल रही है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय शिवांग के रूप में हुई थी, जो कि गैंगस्टर मंजीत महाल का सहयोगी था।
तो नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब में नया सियासी संकट आ गया है। पार्टी में उन्हें मनाने में जुटी हुई है, लेकिन सिद्धू की प्रतिक्रियाएं संकेत दे रही कि वो राजी होने वाली है। इधर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी कह रहे हैं कि उन्होंने सिद्धू साहब से बात की है और उन्हें चर्चा करने के लिए बुलाया है। सिद्धू ने पीपीसीसी अध्यक्ष पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस ने संकट खत्म करने और पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के लिए बुधवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक हरीश चौधरी को चंडीगढ़ भेजा था। हालांकि सिद्धू चंडीगढ़ नहीं पहुंचे और वो पूरे दिन पटियाला स्थित आवास पर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक समर्थकों की तरफ से किए गए समझाने के प्रयास के बाद भी सिद्धू ने इस्तीफा वापस नहीं लिया। पंजाब में कांग्रेस की कलह के बीच पार्टी के नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में बैठक कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू अभी नाराज चल रहे हैं। इस बीच पर राहुल और केसी वेणुगोपाल के बीच बैठक हो सकती है। उधर खबर है कि अगर सिद्धू नहीं माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के भरोसेमंद व्यक्ति को पीपीसीसी का अध्यक्ष चुना जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी हाईकमान सिद्धू की जगह कैप्टन की पत्नी परिणीति कौर को पीपीसीसी का अध्यक्ष बना सकती है। इसके साथ ही पार्टी की निगाह रवनीत सिंह बिट्टू की भी अध्यक्ष पद के लिए हैं। हालांकि अभी पार्टी सिद्धू को मनाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि गुरुवार शाम तक तस्वीर कुछ साफ हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा इकाइयों के ऑडिट के बाद पूर्व आयुक्तों, सेना सेवानिवृत्त अधिकारियों, न्यायाधीशों और राजनीतिज्ञों की सुरक्षा कम कर दी है। इसके बाद अब इन सुरक्षाकर्मियों को कानून व्यवस्था या ड्यूटी पर पुलिस ड्यूटी पर तैनात ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि बगैर सुरक्षा खतरे के आंकड़े इनके 535 कर्मियों को उन पूर्व आयुक्तों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और न्यायाधीशों के साथ साथ राजनेताओं के साथ जोड़े रखा गया है। फिलहाल रिपोर्ट के बाद इनकी सुरक्षा कम की गई है या फिर पुलिसकर्मियों को वहां से हटा दिया गया है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार पीएम की सुरक्षा दस्ते सहित सुरक्षा इकाइयों के रैंक में कर्मियों की कमी के बावजूद उन्हें डाइवर्ट किया जाता है। वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने हाल ही में सुरक्षा इकाइयों में तैनात कर्मियों का आंकलन करने के लिए कहा था। धनबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू की गई है। इस वजह से 1 अक्टूबर से शराब की सभी प्राइवेट दुकानों को बंद कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ सरकारी शराब की दुकानों को ही खुलने की अनुमति होगी, यानी अगले 45 दिन तक दिल्ली में शराब की भारी किल्लत होने की संभावना है। यही नहीं, इस दौरान शराब की दुकानों पर लंबी कतार लगने और शराब के आउट ऑफ स्टॉक होने की स्थिति भी बन सकती है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में निजी शराब की दुकानें 1 अक्टूबर से 1.5 महीने बंद रहेंगी। बता दें जो कि कुल शराब दुकानों की करीब 40% है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 266 निजी शराब की दुकानों सहित 850 शराब की दुकानें खुली निविदा के जरिए निजी कंपनियों को दे रही हैं। बता दें कि वहीं नई लाइसेंस धारक शहर में शराब की खुदरा बिक्री 17 नवंबर से शुरू करेंगे। हालांकि इस दौरान शराब की खुदरा बिक्री के लिए सरकारी शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन ये दुकानें 16 नवंबर को बंद कर दी जाएंगी। देश की राष्ट्रीय राजधानी में एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां नशे में धुत पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि पति शराबी था और इस प्रवृत्ति का आदमी था। ऐसे में शराब पीने को लेकर रोज दोनों के बीच झगड़ा होता था। उत्तर प्रदेश शासन ने ग्रेटर नोएडा के 1451 किसानों के नाम आबादी की लीज बैक की अनुमति दे दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी किसानों के पक्ष में आबादी की लीज बैक शीघ्रता करने की प्रक्रिया तय करनी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने भूलेख विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के लिए शासन से अनुमति मिल गई है उनके नाम लीज बैक शुरू कर दिए जाए। लीज बैक में गड़बड़ी की शिकायत पर शासन से एसआईटी जांच शुरू हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने 1451 किसानों के पक्ष में आबादी की लीज बैक करने की अनुमति ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे दी है। ये किसान लंबे समय से प्राधिकरण से आबादी की लीज बैक करने की मांग कर रहे थे। प्राधिकरण की तरफ से किसानों के लिए सकारात्मक तरीके से पैरवी की गई है, जिस पर शासन ने अब अनुमति दे दी है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।